ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर आपका बाजार में। हमारे साथ नीलेश शाह मौजूद हैं और साथ ही फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि म्यूचुअल फंड के आपके सवालों के जवाब देंगे। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नीलेश, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। हमने देखा 2015 कैसा रहा मार्केट्स के लिए। यू नो, इट स्टार्टेड ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट एंड स्लोली कहीं जाके वो एक्सपेक्टेशन टेपर ऑफ हो गई। एंड इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें, जो पिछला साल था उसका कैलेंडर ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था उसका फ्लो भी अगर आप देखें, हैड इट नॉट बीन फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो शायद इंडियन मार्केट्स के लिए जो साल की क्लोजिंग है वो और बुरी हो सकती थी। ऐसे में इस साल के लिए निफ्टी पर एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? क्या टारगेट है आपका? अब 2016 कैलेंडर ईयर में हमें लगता है कि अर्निंग्स में रिकवरी होगी। एक, क्योंकि बेस बहुत ही कम रहा है पिछले सालों में। दूसरा, ब्याज के दरों में कटौती हो रही है। गवर्नमेंट इकोनॉमी रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है। एक्सपोर्ट्स में रिकवरी होने की वो उम्मीद है। और ये सारी चीज़ों के बीच में हमें ये लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी आगे बढ़ेगी और उस वजह से 2016 का साल इन्वेस्टर्स के लिए लाभदायक होगा। जी, चलिए पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मयंक हैं दिल्ली से। मयंक, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका? मयंक, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मेरे पास दो लार्ज कैप फंड्स हैं, बिरला सन लाइफ टॉप 100 और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज। आई स्टार्टेड 1000 rupees per month SIP 6 months back, so but the performance has not been very great. So should I continue in them or should I? कब से SIP कर रहे हैं इन फंड्स में? I can continue for 5-10 years more. 5-10 years यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपका। फिरोज, क्या राय होगी आपके? दो फंड्स हैं इनके पास जिनमें SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की इन्होंने बात की और बिरला सन लाइफ टॉप 100। ये दो स्टॉक्स हैं, 1000 रुपीज की इनकी पर मंथ की SIP है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और हाल ही की जो परफॉर्मेंस रही इन दोनों ही फंड्स की उससे ज्यादा खुश है नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों ही फंड्स आपको कैसे लग रहे हैं? जी, चलिए फिरोज की जो फोन लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन नीलेश शाह हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर शाह, म्यूचुअल फंड्स के जरिए किस थीम में निवेश करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं, हमारे पास बैलेंस फंड्स भी हैं, इक्विटी फंड्स भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स भी हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड्स में क्या रेकमेंड करेंगे आप? एक है कि आप किस फंड्स में पैसा लगाएं और दूसरा है किस तरीके से लगाएं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न देता है। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आप SIP के थ्रू निवेश करिए, हर महीने कुछ पैसा चुनिंदे म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आप असेट एलोकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, कुछ पैसा डेट में, कुछ इक्विटी में, कुछ रियल एस्टेट रिलेटेड फंड्स में, कुछ कमोडिटीज रिलेटेड फंड में, और फिर जिस हिसाब से आपका मार्केट के ऊपर आउटलुक बनता है उस हिसाब से आपकी असेट एलोकेशन करिए। सो एक्टिव इन्वेस्टर असेट एलोकेशन के थ्रू आए, पैसिव इन्वेस्टर SIP के थ्रू आए। इस वक्त हमें लगता है फिक्स्ड इनकम स्पेस में जो अक्रूअल फंड्स हैं वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आने की उम्मीद है। 2015 में हमने पॉलिसी रेट कट्स देखा था, बट मार्केट में यील्ड में कुछ कम ही मूवमेंट हुई थी। 2016 में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखता है कि पॉलिसी रेट कट काफ़ी कम होंगे कंपेयर टू 2015 और मार्केट यील्ड्स थोड़ी सॉफ्ट होगी कंपेयर टू 2015। सो जो फिक्स्ड इनकम फंड्स है उसमें रिटर्न कूपन इनकम से ज़्यादा आएगा, कैपिटल अप्रिशिएशन से कम आएगा और उस वजह से अक्रूअल फंड्स अच्छे लगते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो इक्विटी में, वहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कोटक सिलेक्ट फोकस हुआ वो अच्छा लगता है। ये फंड में हम लार्ज कैप स्टॉक भी ले सकते हैं, मिड कैप स्टॉक भी ले सकते हैं, तो ये जो ब्लेंड ऑफ लार्ज एंड मिड कैप है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। जी,
फिरोज अजीज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। मिस्टर अजीज, अभी एक कॉलर से बातचीत होती है, दो फंड्स हैं उनके पास, एक तो बिरला सन लाइफ टॉप 100 और दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज। और इन दोनों ही फंड्स के अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस अब देखें तो लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन बीते एक साल में जो परफॉर्मेंस रही है दोनों ही फंड्स की वो नेगेटिव में रही है। इसलिए जानना चाहते हैं क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो एसआईपी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से ये दोनों जो फंड है, दोनों एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फ्लैगशिप फंड्स नहीं है। अगर बिरला की अगर आप दूसरी स्कीम देखें लार्ज कैप कैटेगरी में, जो ये भी बिरला टॉप 100 भी मोर और लेस लार्ज कैप है, तो ये इनको स्विच कर देना चाहिए इनसाइड द स्कीम, इनसाइड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एक अच्छा फंड होगा। और फ्रैंकलिन का जो फंड है उसमें भी इन्होंने फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं लिया है। फ्रैंकलिन का बेहतरीन फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड, उसमें अगर ये निवेश करें और अपना जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स हैं उसको भी स्विच करें तो इनके लिए बेहतरी होगी। ना कि जस्ट जो अगले वाले एसआईपी जो इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं वो तो नए दूसरे फंड में जाने ही चाहिए जो फ्लैगशिप फंड्स हैं। और ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो लार्ज कॉर्पस है, उसको भी मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये दोनों स्कीम्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने अच्छी चूज की है, स्कीम में इनकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो स्कीम में स्विच करेंगे। बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी और फ्रैंकलिन में फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड अगर ले लिया जाए तो ये बेहतर रिटर्न अगले 2-3 ईयर्स पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजय गुप्ता है हमारे साथ अहमदाबाद से अपना सवाल लेकर। अजय, बोलिए, क्या है सवाल आपका? Yeah, I want to buy a basket of oil refining stocks on long-term basis. I want to know whether there is any mutual fund which is a proxy for all these oil refining stocks which I can buy for long term. Yeah, but any specific reason you are looking only at oil refining basket? Nowadays, they think the long-term prospects are good for oil refining stocks because crude is going down. So I want to buy. That's what I think. I should buy some oil refining stocks, and I want to buy mutual fund which is a proxy for this. खैर, ये थोड़ा वन साइडेड व्यू है। आई रियली डाउट इफ द प्रोस्पेक्ट्स आर ओनली ब्राइट, देयर इज ऑलवेज अ डाउन साइड। बट फिरोज, अगर इन्हें लेना हो, ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स पे एक्सपोजर लेना हो एज अ प्रॉक्सी म्यूचुअल फंड में, तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, फॉर मिस्टर गुप्ता, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल दैट म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि बहुत अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं होती हमारी लिस्टेड स्पेस में इतनी अच्छी तरह, तो एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड एक प्रॉक्सी प्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिनिमम 11 to 12 स्टॉक्स तो होने जरूरी है और ज्यादातर हमूमन 25 से 30 स्टॉक्स जरूर होते हैं। सो यू विल नॉट गेट अ डायरेक्ट प्रॉक्सी मिस्टर गुप्ता, बट डेफिनेटली इफ यू कैन लुक एट सम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हु हैव लार्जर एक्सपोजर to these companies, then you can definitely get some degree of correlation. But मेरी ये राय जरूर रहेगी कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें और जनरली सेक्टर थीमेटिक स्कीम्स ना लें। बट अगर आप देखना चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप आईसीआईसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखें, उसमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, बट आई थिंक दैट्स वन स्कीम विच विल हैव सम डिग्री ऑफ एक्सपोजर। बट आइडियली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आइडियली थीमेटिक स्कीम्स हाई रिस्क लेती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी रिटर्न्स डिवर्सिफाइड स्कीम से कन्वर्ज हो जाती हैं, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड वो सेक्टर कभी अच्छा करता है, 6 महीने के लिए अच्छा करता है, दूसरे 6 महीने अच्छा नहीं करता है, तो रिस्क ज्यादा लेती हैं, लॉन्ग टर्म में उनकी रिटर्न्स कन्वर्ज हो जाती हैं। बट टू आंसर द क्वेश्चन, आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जी। अगले कॉलर हमारे साथ अखिलेश तमिलनाडु से। अखिलेश, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मैं एचडीएफसी इक्विटी ग्रोथ ऑप्शन में 3500 मंथली एसआईपी है और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में भी सेम है। इसका फ्यूचर में मतलब क्या हम मिल सकता है, और इसके अलावा भी मैं कोई है क्या फंड बता सकते हैं आप? जी ठीक है। एचडीएफसी इक्विटी की आपने बात की, एचडीएफसी इक्विटी और एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स दो फंड्स आते हैं, प्रिसाइसली कौन सा है आपके पास? एचडीएफसी इक्विटी एंड एचडीएफसी मिड कैप। ठीक है। मिस्टर अजीज, दो फंड्स हैं इनके पास, एचडीएफसी इक्विटी और दूसरे इन्होंने बताया एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। दोनों ही फंड्स की अगर परफॉर्मेंस देखें तो एचडीएफसी इक्विटी जो कि हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें 7% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स बीते एक साल में आए हैं। वहीं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने करीब 4% के आसपास का रिटर्न बीते एक साल में दिए। लॉन्ग टर्म में दोनों ही फंड्स ने परफॉर्म किया है, लेकिन क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का ही है तो क्या बने रहें? और दूसरा, अगर पोर्टफोलियो में कुछ नए फंड्स ऐड करने हो तो आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगी?
जी अखिलेश जी, आई थिंक अगर आप 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 7,000 रुपए प्रति महीना, तो मेरे हिसाब से आपको एक एएमसी ना लेके 2-3 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में डिवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आपको मिले। और 7,000 रुपए में डेफिनेटली एक 3 डिफरेंट एएमसीज के फंड्स आपको चुनने चाहिए। नाउ रहा सवाल इन दोनों स्कीम्स की परफॉर्मेंस का, उसमें से एचडीएफसी इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही है, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर ले रखा था, और उसकी जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, पीएसयू बैंक भी है उनके पास, एसबीआई, आईसीआईसीआई के लार्ज एक्सपोजर्स हैं उन फंड में, उन्होंने थोड़ा परफॉर्मेंस को ड्रैग किया है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट मेरे हिसाब से एचडीएफसी इक्विटी को एग्जिट करके 2 दूसरी स्कीम्स दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की आपको अखिलेश जी लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक बहुत अच्छा स्कीम है, उसमें आप 2,000 रुपए निवेश करें, और बाकी जो 1,500 रुपए आते हैं एचडीएफसी इक्विटी को ना इन्वेस्ट करके, तो आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड, ये 2 स्कीम्स आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो आपके पास टोटली 3 स्कीम्स होंगी, और तीनों डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की होंगी। उसमें आपको ट्रू डिवर्सिफिकेशन मिलने की बहुत अच्छी संभावना है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आने की भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी। बिल्कुल। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नीलेश, आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ऑलराइट, सो आपका बाजार को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं कमोडिटी की खबरें। नमस्कार।